गुड इवनिंग। अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार आप लोग का पुनः स्वागत, अभिनंदन। देखिए, साइंस का 10वां सीरीज है और इसमें भी 25 क्वेश्चन है। इसके बाद कोई नया सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे, तो पहले आप लोग इसको स्टडी करिए। 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? माइक्रोन, 1 मीटर में कितने माइक्रोन? माइक्रोन समझते हो ना क्या? है? देखो बेटा, होता क्या है, अगर देखा जाए तो 10 की घात वाले पद 10 की पावर है ना वाले पद। अब इसमें अगर देखें तो जैसे एक्सा का नाम सुना, बेटा का नाम सुना, तेरा का नाम, का नाम सुना, मेगा, किलो, हेक्टो और डेका। समझ में आया बात करें? जैसे एक्सा का मतलब 10 की घाते 18, बेटा का मतलब 10 की घाते 15, 10 की घाते 12, टी का मतलब 10 की घाते 9, मेगा का मतलब 10 की घाते 6 और किलो का 10 की घाते 3 और इसका 10 का स्क्वायर और 10 की घाते 1। समझ में आया बात करें? इसी प्रकार से अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर एटो आ जाएगा, यहाँ फर्मी आ गया, यहाँ पीको आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? नैनो। समझ में आया? यहाँ पर माइक्रो और यहाँ पर मिली और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेंटी और यहाँ पर डेसी। तो यहाँ पर तो ऊपर घात थी और यहाँ पे 10 की घाते क्या हो जाएगा? -18, 10 की घाते -15, 10 की घाते -12, 10 की घाते -9, 10 की घाते -6, 10 की घाते -3, 10 की घाते -2 और 10 की घाते माइनस। समझ में आया? अब पहली बात आपको ये समझना है कि ये सब किस में है, तो मीटर, किस मीटर। अब आप लोग इसको पढ़ते तो हो लेकिन समझ में नहीं आता। अब समझने का मतलब ये है कि कम से कम आप ये जानते हो कि 1 मीटर का 1000 गुना किलोमीटर होता है। क्या तो जानते हो ना? 1 किलोमीटर बराबर कितना? 1000 मीटर। समझ में गया? लेकिन 1 मीटर का 1000वां जो भाग है वो क्या होता है? मिलीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 100 जो सेंटीमीटर है वो 100वां भाग, और सेंटीमीटर के बीच में आप जानते हो कि 10 मिलीमीटर होते, तो कितना? मतलब 1 मीटर का 1000वां भाग होगा तो वो क्या कहलाएगा? मिलीमीटर। और 1 मीटर का 1000 गुना होगा तो क्या कहलाएगा? किलोमीटर। इतनी बात तो क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया बात? नहीं, 100वां भाग होगा तो सेंटीमीटर और 100 जो आपका गुना होगा तो वो हेक्टो में आ जाएगा। क्लियर बात? समझ में आया? अब 1 मीटर का 10 लाख भाग होगा तो माइक्रो, क्या मेगा, सॉरी 10 लाख गुना होगा तो क्या हो जाएगा? जैसे विद्युत धारा चलती है मेगावाट, जो बड़े स्टेशन है, पावर स्टेशन जहाँ से विद्युत बनती है, वहाँ पे विद्युत किस में चलती है? मेगा में। फिर इसके बाद घर पे आती है किलो में, तो बल्ब में वाट में। समझ में आ गया? तो वो 10 लाख गुना। लेकिन 1 मीटर के हम 10 लाख टुकड़े कर दें तो क्या बनेगा? समझ में आ गया? नहीं आ गया? अब यहाँ पर जो क्वेश्चन तो तुम्हारा यही लग जाए, लेकिन आगे समझो। अगर 1 मीटर का 1 अरब भाग क्या होता है? और 1 मीटर में 1 अरबा भाग, एक गुना था तो 1 अरबा भाग क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? तो ये जो क्वेश्चन था आपका पहले वाला, वो क्या है? 1 मीटर में कितने माइक्रोन है? आप बताओ। माइक्रोन तो समझ में आ गया ना? कितना? 10 की घाते कितना? -6।
समझ में आया बात करिए? तो क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या बोलो पावर कितना चढ़ा है? 6, माइनस का 6 है ना, तो यहाँ पे 0 कितने हैं? समझ में आया बात का नहीं? 0 गिन लो, पावर अपने आप आ जाएगा। इतना तो पढ़े ही होगे ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर बात समझ में आया? ग्रहों की गति के बारे में जो नियम दिया था वो न्यूटन ने दिया, केपलर ने दिया, अवागाड्रो ने दिया, या डे मार्गन ने दिया? केपलर, है ना। न्यूटन का तो तुम जानते हो, न्यूटन की पुस्तक थी प्रिंसिपिया। तो प्रिंसिपिया में इनने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था गति के। अवागाड्रो ने, आप जानते हो, पूर्ण संख्या बताने का प्रयास किया, केमिस्ट्री में बताया हमने आपको। और केपलर ने ग्रहों की गति के बारे में नियम दिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया है, वो भी ईयर 1 2017 में। ठीक है, के बाद में पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण क्या है? बताओ। एसएससी एमटीएस में आया है 2002 में, गुरुत्व, दाव, श्यानता या पृष्ठ तनाव। तो हमने आपको बताया पानी का बुलबुला, समुद्र में लहरें आना, ये सब क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण आता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। मानव शरीर का साधारण तापमान कितना होता है? यहाँ बस यही गड़बड़ी वाली बात है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ये सेल्सियस लगा देते हैं, फिर दोनों क्वेश्चन सही हो जाए, ध्यान देना। समझ में आ गया? लेकिन ज़्यादा तुम इसको कंपेयर देना फ़ारेनहाइट, क्योंकि जो हमारा थर्मामीटर है वो सेल्सियस में नहीं, किस में बना होता है? फ़ारेनहाइट। समझ में आया बात नहीं है? लेकिन इस पर जो टाइप किया उसने भूल गया वो, तो डी आंसर को मान लेते। समझे बात? 5वां क्वेश्चन है, काले के मुकाबले श्वेत वस्तु शीतल क्यों होते हैं? अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, अपने पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश को भेदने नहीं देते, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते। कौन सा? बी वाला के डी? व्हाइट कलर गुड ऑब्जर्वर है, गुड रिफ्लेक्टर। समझ में आ गया? तो रिफ्लेक्टर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल में आया है, ईयर 1 में 2011 है। समझ में आया? के बाद में 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में निम्नलिखित में किस पर आधारित? कानो चक्र, ऑटो चक्र, डीजल चक्र, बॉयल चक्र। देखो 4 स्ट्रोक का काम है तो वो पेट्रोल इंजन में ही होगा। पेट्रोल को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटो। ये बात समझ में गया आपका? और ऑटो ने इसकी खोज किया था, तो 4 स्ट्रोक किस पर संबंधित है आपका? ऑटो चक्र। ठीक है, रडार के आविष्कार कौन है? रडार जो होता है रेडियो डिटेक्शन इमेजिंग सिस्टम, जो है हवाई जहाज को ट्रैक करेगा या ऊंचाई पर कोई भी चीज़ है उसको, मिसाइल को ट्रैक करेगा। तो रडार के आविष्कारक कौन है? A.H. टेलर तथा लियो सी यंग है ना। इसके बाद में अगर देखेंगे, प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? विद्युत तरंगे हैं, चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, स्थिर विद्युत तरंगे। प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं बताइए? विद्युत कि विद्युत चुंबकीय कि विद्युत, बोलो ए बी सी। बिल्कुल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय। ठीक है ना। सूर्य का जो प्रकाश है उसकी 2 तरह की प्रकृति बताई न्यूटन ने, है ना। एक तो तरंगों के रूप में, जिसे कहते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। और एक क्या हो जाएगा? कणों के रूप में, कण। तो कणों के बंडल को क्या कहते हैं? फोटान। क्या कहते हैं? फोटान। तो फोटोन जो है सूरज का जो धरातल है जिसे कहते हैं फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर से जो निकलेंगे वो किसके रूप में? फोटान के रूप। तो या तो कणों के रूप में फोटान, तरंग के रूप में क्या हो जाएगा आपका? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, धातु के तार में बिजली का प्रवाह है, मतलब कुल मिला के धातु के तार में बिजली का जो प्रवाह है
किससे बना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें से कोई नहीं। भाई विद्युत में चलेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन चलेगा? क्यों? आवेश तो दोनों है, एक धनावेश एक ऋणावेश। चलना तो धन ही को चाहिए, चला ऋण रहे। समझ में? देखो विद्युत धारा की बात किया जाए तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थेल्स ने सबसे पहले बताया था कि दो चीजों को रगड़ोगे तो एक वस्तु में आकर्षित करने का गुण आ जाता है। समझ में गया? यही बात आगे चल के डॉक्टर गिलबर्ट ने कही, और फिर बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे, उनने एक बताया कि अगर कांच को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच पर पॉजिटिव चार्ज और रेशम पर नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे आप लोग देखते हो कॉलर गंदी ज़्यादा हो जाती, हाथ की मोहरी ज़्यादा गंदी हो जाती, काहे? बोलो। क्योंकि रगड़ती है, रगड़ेगी तो धूल के कणों को अट्रैक्ट कर लेगी। समझ में आया बात कि नहीं? ये भी। अब आपने कहा कि नहीं सर बालों में तेल लगा, तेल को छोड़ो, इधर तो नहीं लगा ना तेल। अगर इधर गंदी हो जाती, मान लो आपने कहा कि सर ये तो इनलेट है, आउटलेट है, यहाँ से कुछ आएगा तो चला आता है इसलिए गंदी हो जाती, गेट है, तो भैया यहाँ पाँव की मोहरी में सबसे अधिक धूल यही पाँव से आती, होना चाहिए पाँव, लेकिन पाँव गंदा, पाँव की मोहरी गंदी कहाँ होगी? हाथ वाली। और क्योंकि ये आवेशित हो जाएगी, इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगी और डस्ट पार्टिकल को क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी विद्युत करना, ठीक है ना? तो जो पदार्थ है वो ठोस है, द्रव है, गैस, तीनों से मिलके बना। ठोस पदार्थ कितने प्रकार का है? ठोस है, द्रव है, गैस। चौथी अवस्था प्लाज्मा। तो पदार्थ किससे मिलके बना? अणुओं से। अणु किससे मिलके बना? परमाणु से। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और आप समझते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षा में 2n² के हिसाब से बाहरी कक्षा में रहते हैं। भीतर कौन बैठा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये बात समझ में गया? अब तुम गेट पे बैठे हो और एक व्यक्ति यहाँ बैठा है और तुम गेट पे वहाँ बैठे हो, असल तुम भी छात्र हो, वो भी छात्र है। मान लो हमको पानी चाहिए, किससे मंगाए? तुमसे कि उससे? उस पीछे वाले। तो भैया तू जल्दी ला देगा। समझ में आ गया? कोई भी बात आ गई तो वो तो समझ में चलेगा कौन? कौन चलेगा? क्योंकि बाहरी कक्षा में। बस बात यह है कि जब रगड़ आएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, हो सकता है कि दूसरा अंदर आ जाए। बगल की क्लास छूटी, कुछ लोग निकले, उनने सोचा कि बगल में क्लास चल रही, थोड़ा मजा ले लेते हैं, तो यहाँ कुछ देर के लिए आ जाएंगे, फिर समझ में आ गया? तो पीछे आ सकते हैं, आगे नहीं आएंगे, क्लास चल रही है भाई। तो इलेक्ट्रॉन जा भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जहाज। समझ में आ गया आपका? तो इस प्रकार से ये जो आपका हो जाएगा वो चलेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत में भी कौन चलता है? इलेक्ट्रॉन। जब रगड़ेंगे तो जहाँ जिस पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, निश्चित सी बात है कि वो इलेक्ट्रॉन के मामले में रिच हो जाएगा और दूसरा प्रोटॉन के मामले में रिच हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव, दो विभव बन गए। विभवों के बीच में जो अंतर है वो विभवांतर, पोटेंशियल गैप, विभवांतर में धारा चलना प्रारंभ हो जाएगी। ये बात समझ में गया आपका? तो यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका? इलेक्ट्रॉन। बस बात इतना है कि ऋण आवेशित, लेकिन यही सब कुछ लेना हो तो दिक्कत में आ जाए हम लोग। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो धारा। सब रटने वाले कुछ, ठीक है ना? ट्रांसफार्मर, ये क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या है? ट्रांसफार्मर जो बनता है उसमें ये पत्तियां सी लगी होती है ना, उस पर तार लिपड़ा रहा होता है। ट्रांसफार्मर किसको किसमें चेंज करता है पहले बताओ? हाँ, ट्रांसफार्मर किसको चेंज करता है? उच्च विभव को और निम्न को उच्च में, उपचाई और अपचाई। समझ में आ गया नहीं आ गया? जैसे तुम्हारा चार्जर का ट्रांसफार्मर है, कैसा है वो? निम्न में। और जो स्टेबलाइजर होता है वो, आज समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इसी प्रकार से जो ट्रांसफार्मर है उसमें चूंकि ये विद्युत चुम्बक की तरह कार्य करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो पहले बताया चुंबक दो प्रकार के होते हैं, मैग्नेट आए 2 टाइप्स। एक कौन सा होता है? परमानेंट मैग्नेट और एक टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाए जाते हैं? फौलाद के, स्टील के, ठोस लोहे के, जबकि टेम्परेरी नर्म यानी कि सॉफ्ट लोहे के बनाए जाते हैं। क्लियर बात समझ में आया? बात कि नहीं आया? आगे बढ़े।
नंबर 12, पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? बोलो, पालक जानते हो ना क्या? पालक, बोलो। पालक एक तो माता पिता होते, एक व्यक्ति सब्जी मंडी गया, एक छोटा सा बच्चा सब्जी बेच रहा था, तो उससे पूछता है कि पालक है, तो वो कहता है कि पालक होते तो हम सब्जी बेच। समझ आया बात का नहीं आया? अगर हमारे पास पालक होते सब्जी, पालक एक तो वो है जो हमें पालते हैं, दूसरा पालक में आयरन बहुत रिच है, लेकिन मेथी से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो पालक बहुत तेजी से हीमोग्लोबिन बनाएगा। फिलहाल यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन को छोड़ो, अम्ल सिट्रिक अम्ल है, ऑक्जेलिक है, लैक्टिक है या टार्ट्रिक है? ओके, रटन तो क्वेश्चन। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षार कौन सा है? एंटी एसिड। काम कौन करेगा? कई बार क्वेश्चन 3-4 बार हो चुका है। इनो, क्या दिख रहा है इसमें? ये तुमको देख के ही समझ जाना चाहिए, पहचान लेना चाहिए। ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं आया? निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम मोम है? वो तो बिल्कुल पैराफिन, राइट आंसर दे ही दिया, तो वो ऑप्शन बता। ठीक है, पैराफिन मोम कहाँ से निकलता है? पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से जब बनाया जाता है तो अलग अलग चैम्बर होते हैं, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम और डामर, चार, हाँ, वैसलीन, पेट्रोलियम जेली। ऊन तंतु का विकल्प क्या है? ऊन का विकल्प नायलॉन 6 समझ में आ गया? किस में है? ऊन का विकल्प किसके रूप में है? बारूद एक मिश्रण होता है, बारूद, नाइट्रस, सल्फर और चारकोल, सल्फर, बालू और चारकोल, टीएनटी और चारकोल, बालू और टीएनटी का। देखो, विस्फोटक कैसा? तो विस्फोटक है, उसमें अगर देखा जाए तो एक है टीएनजी, क्या नाम है? पूरा नाम है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। इसी के बाद में दूसरा है टीएनटी, टीएनटी ट्राई नाइट्रोटालुइन। इसके बाद है टीएनपी, क्या हो जाएगा? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसके बाद में आरडीएक्स, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, और लास्ट में है डायनामाइट। टीएनजी चूंकि डायनामाइट बनाने में काम आता है, डायनामाइट की खोज एल्फ्रेड नोबेल ने किया था, इसे नोबेल का तेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोबेल का तेल। समझ में आया बात? ठीक है ना? तो क्वेश्चन बहुत पूछता है कि इनमें से कौन सा विस्फोटक नहीं? टीएनजी, टीएनटी, टीएनपी और एक आध और दे देगा। ठीक है, तो ये जो है ना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सांद्रिक नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ क्रिया करा के बनाया जाता है टीएनजी। टीएनटी भी इसी प्रकार से टालुइन के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा, और फिनॉल से क्रिया कराएंगे तो बनेगा। बस समझ गए? आरडीएक्स वो चीज़ है जो सबसे अधिक प्रयोग में ले जाने वाला विस्फोटक है। रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव इसका फुल फॉर्म है, लेकिन रासायनिक नाम नहीं। रासायनिक नाम है साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रामाइन। समझा गया? अमेरिका में साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्सोजन,
इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। पॉलीब्यूटारिक एक्रिलिक अम्ल से बनाया जाता है। और इसके बाद में डायनामाइट, ये बात समझ में गया। सोडियम नाइट्रेट समझ में गया क्या है, सोडियम, ठीक है ना, वही बारूद है, रोजर बेकन, समझ में गया। तो यहाँ पे कुछ तुम्हें नाइट्रेट फाइट्रेट दिख रहा है, समझ में गया। अगर क्वेश्चन को समझो तो आंसर तुम्हारा यही बारूद है, इसको बारूद लिख देते हैं। रोजर बेकन ने जिसको बनाया, ताकत सल्फर और कार्बन। अब इसके बाद में आगे चले हम लोग। निम्न में वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? विटामिन की खोज कौन किया? विटामिन की खोज किया था लूनिन। कौन? लूनिन। 1887 में। सन बता दे, ठीक है ना। जो फंक महोदय थे, इनने 1912 में इसे विटामिन शब्द नाम दिया। आ गया समझ बात कि नहीं है? इसके बाद में जो है, जैसे आप जब पैदा हुए थे तो आपका कुछ नाम नहीं था बाबू। यहाँ का तो फैशन है, छोटा है तो छोटा बाबू, बड़ा है तो बड़ा बाबू। तो हमने बस बूढ़ा बाबू नहीं सुना है, बूढ़ा बाबू भी बाबू चलता जाए, छोटा बाबू, बड़ा बाबू। तो नामकरण होता है, जैसे 16 संस्कार होते। कितने संस्कार? 16। जानते हो क्या नहीं? संस्कार कितने? विवाह कितने? 8। आश्रम कितने? 4। 4 आश्रम, 8 विवाह, 16 संस्कार। क्या संस्कार तो पूरे होते हैं, आश्रम भी पूरे होते हैं, लेकिन विवाह एक ही करना पड़ता है। ऐसा ना अब, हाँ भाई वही हमने कहा ना, 4 मान्य है, लीगल है, 4 अमान्य। समझे बात कि नहीं है? ये सब तुम्हारा वैदिक काल तुम पढ़े होगे, आर्ट एंड कल्चर, वहाँ हिस्ट्री अगर पढ़े हो तो उसमें ये सब बातें, 4 प्रकार के आश्रम है, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, है कि नहीं, वानप्रस्थ और संन्यास। 25-25 साल का है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 50 साल तक गृहस्थ, 75 साल तक वानप्रस्थ, और बाकी जो बचा वो सब पहले के बनाए गए, ठीक है। अब वो सब सिस्टम खराब हो, सिस्टम को हौच पौच कर दिया। पहले एक नियम होता था, अब नियम नहीं, नियम सब जो है फिक्स हो गया, ठीक है ना। फिलहाल बढ़िया है, अच्छा है। समय का प्रभाव है, जैसा रहेगा वैसा। कलयुग है तो कलयुग का प्रभाव रहेगा, ठीक है ना, समझे। आगे बढ़े हम तो। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जल में घुलनशील, जानते हो, जल में घुलनशील। दूसरा, तो जल में घुलनशील जो है ना बेटा, वो बी और सी है। ये अधिकांश मात्रा में जब जल में वाटर डाइल्यूटेड है तो यूरिन के साथ बाहर निकल जाए, तो कम लेना कि ज़्यादा? ज़्यादा। जबकि विटामिन ए हुआ, डी हुआ, ई हुआ, और ये सब यकृत में संचित हो जाते, लीवर में। ज़्यादा ले लोगे तो लीवर का प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा, एक लिमिट में लेना पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन क्या था, जल में घुलनशील कौन सा हो जाएगा, ठीक ना, क्लियर बात। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? शर्करा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड।
समझ में आया? जानते हो ना, ये बताएं, जानते? बोलो। देखो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना, बताओ? कार्बन, हाइड्रोजन और एक अनुपात है, दो अनुपात है, क्या करता है? ओनली गिवन हम क्या देता है? ऊर्जा। भोजन में लगभग 60 से 65% हम लोग क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, लेकिन शरीर में संचित केवल 700 ग्राम, वो भी ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में, स्टोर नहीं है, क्योंकि ऊर्जा है। जैसे पंखा का वजन 5 किलो है, लाइट आ गई तो भी 5 किलो रहेगा, लाइट का वजन कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया? तो इसी प्रकार से ये 3 प्रकार का होता है। एक है मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब, मोनो का मतलब एक, दूसरा क्या? डाई का मतलब दो, तीसरा पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब 3 या उससे अधिक, हजारों। मोनोसैकेराइड में एक तो ग्लूकोज, सबसे सरल शर्करा, दूसरा फ्रक्टोज किसमें होता है? मीठे फल और शहद, हनी। डाइसैकेराइड में एक तो सुक्रोज है, दूसरा माल्टोज है, और तीसरा लैक्टोज। समझ में आ गया बात? तो ये जो सुक्रोज है वो चुकंदर, चुकंदर का नाम सुना है? 12%। सबसे अधिक चीनी विश्व में चुकंदर से बनती है, गन्ना दूसरे नंबर पर। दक्षिण भारत में चुकंदर, उत्तर भारत में गन्ना, उसके बाद गन्ना। माल्टोज अंकुरित अनाज, लैक्टोज दूध की शर्करा। दूध हल्का मीठा लगता है, काय के कारण? लैक्टोज। फीडिंग मदर, माता के दूध में सबसे अधिक क्या होता है? लैक्टोज होता है। समझ में आ गया बात? पॉलीसैकेराइड जो है वो एक तो स्टार्च है, यानी मंड, और दूसरा यकृत में संचित रहता है ग्लाइकोजन। समझ में आया बात? तो जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हम लोग, वो किसके रूप में? जैसे हमने कहा कि आपके पास कुछ पैसे हैं, तो आपने कहा हाँ सर हैं, मैंने कहा दिखाओ कितना, तो आपने कहा कुछ 1 रुपये का सिक्का है, कुछ 2 रुपये के हैं, तो कुछ 3 से लेके 1000 रुपये का नोट है, 2000। समझ में आया बात कि नहीं आया? अब हमारे ब्लड में क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा कितना है? 100 ml जो ब्लड है उसमें कितना, बताओ कितना ग्लूकोज? ब्लड शुगर 80 से 160 मिलीग्राम। जब ब्लड शुगर कम हो जाएगी तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस में संकेत मिलता है कि भूख लग रही है, खाना खाओगे तो प्रॉपर हो जाए। समझ में आया बात तो नहीं? 80 से 160 रहेगा, मतलब जिसमें तुम्हें काम करना है, जब हम भोजन करते हैं तो पहले मुख में जाएगा, फिर ग्रासनली में जाएगा, ओइसोफेगस में जाएगा, स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो। मतलब 1 रुपये का काम है, अगर 2 रुपये होगा तो तोड़ना पड़ेगा, 1000 होगा तो तोड़वा के एक तो बनाना है, नहीं तो काम नहीं होगा, ग्लूकोज तो बनेगा। तो ग्लूकोज को पचाने के लिए कोई की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल ग्लूकॉन डी लो तुरंत। लिखा होता है ग्लूकोज के पैकेट पे क्या? तुरंत शक्ति, इंस्टेंट एनर्जी, क्या? ग्लूकोज। 1 गिलास जूस पियो तुरंत एनर्जी।
सुक्रोज 2 रुपए का नोट है, सुक्रेज को चाहिए तोड़ने के लिए, माल्टोज के लिए माल्टेज और लैक्टोज के लिए लैक्टेज। तब टूटेगा नहीं तो टूटेगा नहीं, चेंज कराना पड़ेगा। और ये तो बहुत खतरनाक है, 2 रुपए से तो कोई सिक्का दे देगा, लेकिन 1000 का नोट है, 500 का नोट है तो खुद का कराना कठिन काम। समझ आ गया आपका? उसमें टाइलिन है, कई एंजाइम्स है तो इसको तोड़ा। बराबर समझ आया? इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या कर रही है, हमको ऊर्जा दे रही है। क्वेश्चन क्या था? लेकिन मैं सबसे मीठी कौन सी है तो सुक्रोज हो जाएगा। मुख से निकलने वाली लार का पाचन कौन करता है? लार में 2 तरह के एंजाइम होते हैं, कौन सा? एक होता है टाइलिन। टाइलिन क्या करेगा, 1000 के नोट को बदल के किसमें बदल देगा? टाइलिन जो मंड को वो माल्टोज में बदल देगा। किसमें? 2 रुपए में। फिर बाद में माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा। तो जो स्टार्च है उसमें कौन सा एंजाइम है? मंड में कौन सा हो जाएगा आपका? लार में पाचन कौन करेगा? स्टार्च। ये बात समझ में आया बात नहीं है? के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के वृक्क तक रुधिर पहुंचाता है? बोलो। किडनी में शुद्ध रुधिर पहुंचाने का काम कौन करेगा? जैसे एक किडनी है, वृक्क में शुद्ध रुधिर कौन पहुंचाएगा बताओ? एक बार हमने आप पढ़ाते समय ही बताया था, एक बार क्वेश्चन पीसीएस 2018 में पूछा था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो किडनी में शुद्ध रुधिर कौन पहुंचाएगा? ऑप्शन पढ़ो। हाँ, तो शुद्ध रुधिर पहुंचाता है रीनल धमनी। क्या पहुंचाती है? रीनल। किडनी की संख्या कितना? किडनी वो फिल्टर है जो पगुला है, पगुला समझते हो ना? क्या दूध को ऐसे पानी को अलग कौन करता है? बगुला के हंस कौन करता है? हंस बगुला में अंतर है ना? हाँ, तो भी समझो। ठीक है, हंस समझ लो या? ठीक है, तो हंस इसी प्रकार से ब्लड से, ब्लड क्या है, रुधिर क्या है? तो कोलाइड। कोलाइड का मतलब वो पदार्थ जिसे फिल्टर पेपर से छाना नहीं जा सकता। दूध, रुधिर, गोंद और रक्त, 4 चीजें छन्नी से, जैसे दूध को छान सकती हो, कुछ छनेगा? बताओ। दूध को छानते हो? अच्छा, दूध में से कचड़ा छान, दूध कैसे छान सकते हो? जैसे आरओ में, रिवर्स ओस्मोसिस में तुम पानी डालोगे तो गंदा पानी हट जाएगा, साफ ही आएगा। लेकिन दूध डालोगे तो दूध ही निकलेगा, ब्लड डालोगे तो ब्लड ही निकलेगा, जबकि ब्लड में आधा पानी है। तो ये किडनी जो मशीन है, यहाँ 2 किडनियां लगी हैं, वो एक वैसी मशीन है कि उससे पानी को अलग, समझ में आया बात? का नहीं आया? तो वृक्क डायलिसिस करते हैं। तो किडनी एक ऐसी मशीन है, 140 ग्राम वजन है, चारों तरफ पेरिटोनियम की झिल्ली है, एक भाग ओवरा है, कॉर्टेक्स है, दूसरा मेडुला है। इसमें ये छोटे छोटे नेफ्रॉन है, समझ में आया? और यही नेफ्रॉन फिल्टर का काम करेंगे। लगभग 13 लाख नेफ्रॉन। कितना? 10 लाख से 13 लाख, यही फिल्टर का। इसलिए किडनी का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या? नेफ्रोलॉजी, डॉक्टर नेफ्रोलॉजी। समझ आया बात नहीं? तो जैसे निम्नलिखित में से कौन सा हृदय वृक्क को रुधिर पहुंचाता है? तो वृक्क धमनी कौन हो जाएगा? रीनल धमनी। कोरोनरी धमनी बेटा हृदय को शुद्ध रक्त पहुंचाता है।
सिखाए हैं, हृदय को शुद्ध रक्त पहुंचा। ठीक है, बगुला को बता के एक कहानी याद आ गई थी, खीर बड़ी टेढ़ी, बताया था तुम लोग को। अच्छा, ठीक है, तुमने हिंदी में पढ़ा होगा खीर तो बड़ी टेढ़ी। टेढ़ी खीर कैसे बनी? खीर टेढ़ी हो सकती है? बताओ। सुना तुम लोगों ने, हिंदी पढ़ा? टेढ़ी खीर, कोई काम बड़ा मुश्किल हो तो देखो इसमें क्या हुआ कि एक बार एक व्यक्ति को कहीं से इनविटेशन आया खाने के लिए, हलवा पूड़ी। उसका एक मित्र था, वो मित्र था अंधा, दोनों में बहुत बड़ी गहरी दोस्ती थी। उसने उस अंधे व्यक्ति से कहा कि तुम भी चलो यार। बोले कि हम नहीं जाएंगे, और हम जाएंगे तो हमें दिखता है नहीं, हम नहीं, तुम ही खाओ। तो बोले कि तुम चलते तो बहुत अच्छा लगता। बोले नहीं, हम जा नहीं पाएंगे, तुम चले जाओ, खाओ। खाना खा के जब दूसरा मित्र आया तो पूछा वो, तो अंधा व्यक्ति तो मित्र था, बोले भैया खाना खाया है? बोले हाँ। बोले कैसा था? बोले बहुत बढ़िया खाना। बोले सबसे बढ़िया क्या था? बोले सबसे बढ़िया थी खीर। अब वो खीर को क्या जाने, बोला भैया खीर कैसी होती? तो वो बोला कि सफ़ेद सफ़ेद होती है। तो थोड़ा तो रुका बेचारा, तो बोला कि सफ़ेद सफ़ेद कैसा होता है? उसने कहा सफ़ेद सफ़ेद, अरे जैसे बगुला। समझ में आ गया? बगुला जानते हो ना? अब वो बेचारा बगुला को कहा जाने, अंधा व्यक्ति है, बोला कि बगुला कैसा होता है? अब वो भी सोचा दूसरा मित्र के कैसे समझाएं। उसने कहा अच्छा अपना हाथ दो। हाथ दिया, बोला ऐसा होता है। तो कहा कि भैया खीर तो बड़ी टेढ़ी थी। समझ में आ गया? तब से मुहावरा पड़ गया कि खीर बड़ी। समझ में आया? तो आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। हाइपर टेंशन तुमने सुना ही होगा। शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हृदय की गति तेज होना, हृदय की गति धीमी होना, रुधिरचाप घटना, रुधिरचाप बढ़ना। ठीक है, ब्लड प्रेशर कितना होता बोलो, कितना बीपी? 120 से 80, बिल्कुल बराबर, 120 से 80 mmHg है ना, mmHg, ठीक ना। जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है किससे, कौन सा यंत्र? स्फेग्नोमैनोमीटर। गैसों का दबाव मैनोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर। हाथ में पट्टा लगा के ऐसे दबाया जाता था, अब तो क्या हो गया, डिजिटल है, बटन दबाओ। हेल्थ ने खोज किया था इसका। तो ब्लड बढ़ने को क्या कहते हैं? हाइपर। कभी भी हाइपर शब्द आए तो ऊंचा ही होगा, हाइपो नीचे, हाइपर ऊपर। ठीक है, कोई बहुत गुस्सा में होता है तो कहते हैं हाइपर का हो रहे हो। हाँ, का उपयोग किसी व्यक्ति की आंख के अंदर दबाव को मापने में किया जाता है। मैकमीटर, ऑडोमीटर, डिस्कोमीटर या टोनोमीटर। हटा हुआ है तुम समझे, दूर हो साहित्यिक। मानव चक्षु में एक विशेष रंजक होता है जो यह निर्धारित कहता है किसी व्यक्ति की आंख भूरी, नीली या काली होगी। यह रंजक निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? कायनिया, रक्तक पटल, या आइरिस मतलब पुतली, या कचाव द्रव पुतली। के बाद में निम्नलिखित में किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? लाख, मोम, गोंद, रेशम। मधुमक्खी 3 चीजें बनाती है, क्या क्या? शहद, मोम और जहर। जो चाहिए हो वो सब सब अवेलेबल। जहर चाहिए तो जहर भी अवेलेबल। मोम ही है इसमें, जहर तो है नहीं। अब वो है आम मसालों में, मामलों में यार, मसालों में, मसालों में सुगंध, मसालों में सुगंध और स्वाद किसके कारण होता है? अब देखो सुगंध फैलती है कहाँ में? हवा में। बस समझ गए तुम कोड, समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही। गुड इवनिंग, आगे फिर